नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा जी जो कि सेंटर हेड हैं श्यामा हॉस्पिटल के और आँखों के डॉक्टर हैं, काफ़ी माने हुए डॉक्टर हैं और माना हुआ हॉस्पिटल है, जो कि इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं सेंटर हेड के तौर पर। आज हम उनसे बात करेंगे खूब खुलकर, जैसे कि वो डॉक्टर कैसे आँखों की प्रॉब्लम होती है, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में और यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर साहब, आपका आपकी आवाज़ में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आजकल की दुनिया में लोगों को आंखों की परेशानी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इसके कारण क्या है? देखिए, आँखों की परेशानी के बहुत सारे कारण हैं कि एक आपने महामारी देखी थी, अभी कोविड जैसी एक महामारी जाके चुकी है। जी। तो ना तो अपने जीवन में आप देख पाएंगे, वो ना मैं देख पाऊंगा। जी। तो जब हम कोविड के दौरान रहे, तो उस दौरान जो बच्चे पैदा हुए या जो बच्चे छोटे थे, जो स्कूल नहीं जाने लायक थे, तो जिन लोग को अपने घर में टाइम काटना पड़ा, तो उनके पास या तो टीवी था, मोबाइल था या लैपटॉप थे। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर जितना टाइम दिया, तो वो एक तरीके से आँखों के परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण बना है। तो अभी आज की डेट में अगर आप ये मान के चलें कि आजकल जो आँखों की ज़्यादा परेशानी आ रही है, वो स्क्रीन टाइम पे हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने की वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। जैसे आँखों में लाली होना, जी। आँखों में खुजली होना, आँखों में जलन होना, आँखों में पानी आना और आँखों का थक जाना। जैसे किन चीज़ों की कमी के कारण, जैसे किन चीज़ों की कमी के कारण ये सारी बीमारियां परेशानियां हो रही हैं? देखिए, आँखों में बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है जी। आँखों की बहुत सारी बीमारियों के लिए और आँखों की ग्रोथ के लिए। जी। दूसरी चीज़ कि आँख को प्रॉपर आराम ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, कमी है आज की डेट में। क्योंकि आदमी के पास आजकल स्क्रीन टाइम, हर आदमी के पास इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी अपनी आँखों को थोड़ा भी रेस्ट नहीं दे पाते। जी सर, जैसे हम लोग, जैसे यदि हम लोग मतलब अपनी जो भी परेशानी होती है आँखों की, उनको कैसे बचाव किया जा सके, जैसे सावधानी बना के चलें डेली बेसिस पे? देखिए, आँखों में अगर परेशानी की बात करें तो ये कुछ परेशानियाँ तो मौसम के हिसाब से आती हैं। जी। जैसे कभी बारिश का मौसम आ गया जी। तो उसमें कंजंक्टिवाइटिस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जी। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। फिर जब आप एक सीज़न आता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप का, तो जब ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो तेज़ धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, तो उससे भी आँखों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम अच्छे सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोलो रेड सनग्लासेस का। बरसात में भी आप कोशिश करें कि जब आपको कहीं ना जाना हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से आप बचें, उससे भी आपका बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले, आप अभी श्यामा हॉस्पिटल के हेड हो, इस हॉस्पिटल को खोलने का मेन उद्देश्य क्या था? हम इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक बड़ी रोचक कहानी है कि पटना से पूर्व विधायक है चौधरी अनिल कुमार जी। तो उनके मन में कुछ ऐसा था कि अपनी माँ के नाम से कुछ उनकी यादगार रहे, माँ का नाम जिंदा रहे जी। और माँ के नाम से हम सब लोग मिलके कुछ ऐसे मरीजों के लिए जिसको कहते हैं ना कि पॉकेट भारी नहीं है, जी। जी। जो लोग पैसे के अभाव में अपनी आंखों का इलाज नहीं करा पाते और अपनी आंखों की रोशनी खो देते। तो चौधरी अनिल कुमार का ये कहना था कि आप एक ऐसा मिलके एक सेटअप बनाए, आंखों का अस्पताल बनाए जो एफोर्डेबल रेंज में हो, जिसमें पैसे की वजह से किसी भी व्यक्ति को इलाज ना कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के टाइम में आपके हॉस्पिटल में किस किस की सर्जरी, आंखों की किन किन बीमारियों में सर्जरी हो रही है? देखिए, आंखों में जो खास तौर पे जो बढ़ती उम्र की एक बीमारी होती है वो सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। आमतौर पे सफ़ेद मोतियाबिंद का ही ऑपरेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये एजिंग प्रोसेस है। तो ये मुझको भी आएगा और आपको भी आएगा, और एक आदमी को 2 बार होता है, क्योंकि 2 आंखें होती है। किसी व्यक्ति को ये चोट लगने की वजह से हो जाता है। अच्छा। किसी को कभी स्टेरॉइड खाने की वजह से होता है। कभी छोटे बच्चों को जन्मजात भी बीमारी हो सकती है। मतलब इसके कुछ बचाव, जैसे ध्यान रख के काम करें थोड़ा। सत्यन जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि इससे बचाव के लिए आप देखिए, मोतियाबिंद का ज़्यादातर कारण यूवी रेज एक्सपोजर है। तो कोशिश करें कि धूप में जाए तो कोई भी अच्छा एक पोलोराइड सनग्लासेस पहने या कैप पहने, या सर पे आप गमछा रख सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड खाने से बचिए। देसी दवाइयों में ज़्यादातर किसी भी प्रकार की मिलावट आती है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी आ सकती है कि वो आँख को नुकसान कर जाए। और कोई गलत दवाई, जैसे लोग आमतौर पर जाते हैं केमिस्ट से लेके डाल लेते हैं बीमारियों में, पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, फिर केमिस्ट के पास जाइए पर्चा लेके। तो ये सब सावधानियाँ हैं कि इन सब चीज़ों से आपको बचाया जाए। अभी आजकल हॉस्पिटल में कितने मरीज रोज देख रहे हैं आप लोगों की मदद कितने लोगों की कर पा रहे हैं? अभी हम बात करें आपके श्यामा हॉस्पिटल की,
आपके द्वारा जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। तो ये कैसा लगता है आपको ये सब कुछ करके, और कैसा फीडबैक आता है आगे से? सत्येंद्र जी, जब आप कोई मरीज आपके पास ऐसा आता है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है, जब उसके घर वाले पकड़ के लाते हैं ना, और जब आप उसको ऑपरेशन करके जी। जब वो देखने लगता है, तो जो खुशी उसकी आंखों में होती है जब वो आपको दुआएं देता है, तो उससे एक ऐसी तसल्ली मिलती है कि जो जीवन में हम काम कर रहे हैं वो काम वाकई हमें तसल्ली देने वाला, और हम अपनी जीवन की मेहनत सफल हो गई है। अभी आगे आपका विजन क्या है इस हॉस्पिटल को लेकर? देखिए, हमने जो अस्पताल खोला था जिस उद्देश्य को लेकर, तो उस उद्देश्य की पूर्ति हम अपनी मेहनत से, कुछ सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, कुछ सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, कुछ एनजीओज के माध्यम से, कुछ आरडब्ल्यूज के माध्यम, सबके माध्यम से हम सहायता लेकर इस अस्पताल के आसपास 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेडियस में हम लोग अभी तक 500 फ्री आई चेकअप कैंप्स कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन हम 45 से 50 हज़ार मरीजों की फ्री आई चिकित्सा हम कर चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 हज़ार मरीजों को हम फ्री चश्मे बांट चुके हैं, और तकरीबन 18 हज़ार के आसपास लोगों को, आँख के मरीज जरूरतमंद लोगों को, हम आँख की दवाइयाँ भी फ्री दे चुके हैं। अच्छा, और आगे आने वाले समय का क्या विजन तय है आपका? आगे आने वाले, बहुत अच्छा बताया। देखिए, अभी आपने एक प्रश्न पूछा वो अधूरा रह गया कि कितने मरीज आप आजकल देख रहे हो, कब कितने मरीज अभी तक देख चुके हैं जी। तो 2015 में हमने अस्पताल की शुरुआत की थी, तब से अभी तक तकरीबन हम लोग 47-48 हज़ार मरीज तो अस्पताल में देख चुके हैं, श्यामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल आईपी एक्सटेंशन में। फिर कैंपों के माध्यम से तकरीबन 45 हज़ार मरीज, और फिर हमारी 2-3 फ्री ओपीडी चल रही हैं। एक खिचड़ीपुर में है जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सुबह 10 से 1, वहाँ हम सिर्फ 10 रुपये चार्ज करते हैं। अच्छा। वो सिर्फ इसलिए कि मरीज बार बार पर्चा खो के ना है, तो पर्चा संभाल के रखें। अच्छा। वहाँ उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त है, और जब उसको हम रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल, तो यहाँ भी उसका इलाज मुफ्त होता है। अच्छा। तो तकरीबन 7-8 हज़ार मरीज हम उस क्लिनिक के माध्यम से भी हम देख चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब हम लोग आपकी पर्सनल लाइफ पर भी, जीवन पर बात करेंगे। आपके कोई जीवन की अब तक यहाँ तक कोई एक संघर्ष की कहानी हो, वो हमें, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। क्योंकि हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई संघर्ष की कहानी जरूर होती है, जो सफल व्यक्ति होते हैं। लाइफ में बिना संघर्ष के तो कोई आगे नहीं बढ़ता, और संघर्ष आदमी को कदम कदम पे करना पड़ रहा है। अब भी संघर्ष ही कर रहे हैं, मान के चलिए। पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप पढ़ाई करते हैं तब आपको कुछ कठिनाई आती हैं जी। तो आपको आपके पेरेंट्स के माध्यम से, आपके आसपास के नियर एंड डियर के माध्यम से अगर आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप उस सब चीज़ से पार कर जाते हैं, और आप सब लोग की दुआएं हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से सब लोग के लिए जो कर सके वो करते हैं। एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पढ़ता था, दिल्ली पढ़ता था, तो ट्रेन में हम लोग मथुरा चले जाया करते थे, घर मेरा मथुरा था। तो रास्ते में देखा कि एक ट्रेन में ऐसा व्यक्ति भीख मांग रहा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम तो प्रोफेशन में थे, हमें पता था क्यों। तो टॉर्च हमारे साथ हमेशा बैग में रहती है। अच्छा। एक ऑप्थेल्मोस्कोप रखते थे। तो देखा तो उसकी आंखों में, दोनों आंखों में मोतियाबिंद पका हुआ था, और वो फटने की कगार पे था। तो उसको वहीं काउंसिल किया, ट्रेन में से उतारा निजामुद्दीन स्टेशन पे, उसको ऑटो में बिठाया, फिर एम्स लेके गए, उसको एडमिट किया, उसकी दोनों आंखें ऑपरेट कराई, फिर उसको छोड़ दिया। अब पता नहीं वो व्यक्ति कहाँ है, मगर जब वो व्यक्ति रहा होगा 65 साल का, जब उसकी पट्टी खोली और जब उसको दिखने लगा, तो मेरी एज होगी तकरीबन तब कोई 28 से 30 साल, और वो आदमी एक कहते हैं ना, ये भाव बेवर हो के मेरे पैर छूने लगा। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैं ये आप क्या कर रहे हो? मैं ये तो हमारा काम है, जिंदगी भर हमें यही करना है। तो वो मूवमेंट ऐसा होता है जो आपको पता चलता है कि आपने लाइफ में जो आप कर रहे हैं ना, वो देती है आपको खुशी। डॉक्टर साहब, अभी आपने मोतियाबिंद पकने की बात कही, मोतियाबिंद फटने की बात, ये मोतियाबिंद होने का कारण क्या है? मतलब जैसे मोतियाबिंद, कोई भी बीमारी होती है, उसके क्या लक्षण है? सफ़ेद मोतियाबिंद देखिए, एक तो एजिंग प्रोसेस है, बीमारी नहीं है। तो जैसे हमारी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, तो ये उम्र के साथ साथ, ज़्यादातर उम्र के साथ साथ आता है। और फिर इसके बहुत सारे रीजन, जैसे चोट लगना, स्टूडेंट से होना, या जन्मजात भी होना। अब इसका ऑपरेशन देखिए, श्यामा हॉस्पिटल में बहुत सिंपल तरीके से, बिना टाँके के, बिना चीरे के पॉसिबल है, लेजर के थ्रू पॉसिबल है, और फोल्डेबल लेंस के साथ, छोटे से छोटे इंसिजन के साथ। अच्छा। तो आजकल मरीज को भर्ती भी नहीं करना पड़ता, मरीज को आप लाइए, एक दिन पहले उसके सारे टेस्ट करा देते हैं, दूसरे दिन ऑपरेट करिए, 2 घंटे के बाद उसको घर भेज दीजिए। अच्छा। तो आजकल बहुत सिंपल हो गया है हमारे हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन। अभी हम लोग बात कर रहे थे आपकी संघर्ष की कहानी। आपने ऐसे कोई 2-3 काम जो आपको लोग हमेशा याद रखते हैं, ऐसा कोई काम जो आप, जैसे एक तो संघर्ष की कहानी, ये आपने एक ऐसा काम बताया कि जो आपने अच्छा काम किया, ऐसी कोई संघर्ष की कहानी जिसमें आपने संघर्ष किया हो? मैं इस बात
कोई बात करें। देखिए ऐसा ऊपर वाले की दुआ से क्योंकि संघर्ष की चीज़ों को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि जब उसका अच्छा टाइम आ जाता है ना। मगर क्या है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि जब आप किसी को तंग कर देते हो तो वो आपको हमेशा याद रखते हैं, तो वो हमेशा याद रखते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो कई क्षण ऐसे आए होंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से एक क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि मैंने कभी नोटरियस अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया हो जिससे उन्हें कोई कष्ट हुआ हो जाने में, तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं कि हमसे कई लोगों को तकलीफ हुई हो। नटखट रहे हैं आप बचपन में काफी। छोटे बच्चे तो सभी नटखट होते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप एक अभिनेता भी रहे हैं, आपने बहुत सारी मूवी में भाग लिया है, तो आप अपना बताइए कि ये मूवी में भाग लेने कौन कौन सी मूवी आज तक अभी रोल किया है आपने? देखिए सबसे पहले जब मुझे लगा कि मेरे दोस्त हैं डॉक्टर आलोक प्रकाश, तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, 42 बुक वो लिख चुके हैं, डबल PhD है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, बोले हेमंत अब तो लाइफ सेट हो गई है, तो अब जो मेरी स्टोरीज थे उनके ऊपर मूवी बनानी है। तो मैं कहा अच्छा मैंने तो कुछ किया नहीं। कह रहे नहीं मुझे पता है कर लोगे। ये है संघर्ष की कहानी जो मैं सुनाता हूँ। तो अब जब लगा कि यार पिक्चर शूट करना, लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है, फिल्म कैसे बनाओगे आप, एक्टर एक्ट्रेस को लाना, कैमरे, बड़ा यूनिट होता है। तो हमारे एक जानने वाले हैं न्यूज़ 24 में प्रमोद भाटी थी, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला सर आइए सेट पे। तो उन्होंने मुझे एक सीरियल में कास्ट कर दिया। उस सीरियल का नाम था हकीकत, जिसको जो GTV पे आता था पहले, और महेश भट्ट साहब उसको एंकर करते थे। उसके बाद वो न्यूज़ 24 के पास था, तो उसमें मैंने पहला रोल किया। और उसमें मेरा जो पहला शॉट था वो बिना किसी रीटेक के ओके हुआ। अच्छा, वो मुझे अभी तक याद है कि मेरा उसमें रीटेक नहीं हुआ। जो सीन था कि उन्होंने मुझे समझाया कि मैं डॉक्टर हूँ और हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, तो मेरी वाइफ छत पे खड़ी होकर बातें कर रही है, तो बोलती है अरे आप इतना टाइम लगा देते हैं, मैं घर पे बोर हो जाती हूँ। तो मेरा पहला डायलॉग था, अरे आप क्या समझती हैं कि हम लोग खाली बैठे रहते हैं, अरे पेशेंट होते हैं, हो जाता हूँ लेट। अच्छा, तो मेरा पहला लाइफ का पहला शॉट था। उसके बाद क्योंकि मुझे आना था प्रोडक्शन में, तो मुझे समझ आ गया कि कैमरे की सामने की दुनिया अलग है, कैमरे के पीछे की दुनिया अलग है। तो मैं अपना सीन खत्म करके फिर मैं कैमरे के पीछे आ गया टीम के साथ। उस दिन से मैंने प्रोडक्शन समझना शुरू किया। 13 एपिसोड करने के बाद मैंने राइट क्लिक प्रोडक्शन के लिए, जो हमारी कंपनी है डॉक्टर आलोक प्रकाश और मेरी, तो हमने उसके लिए सबसे पहली पिक्चर बनाई गुब्बारे। अच्छा, उसको तकरीबन 27-28 अवार्ड मिले। वो छोटे बच्चों के लेबर के ऊपर केंद्रित थी कि छोटे बच्चों को अपनी लाइफ जीने देना चाहिए, उनको लेबर में नहीं धकेलना चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक पिक्चर बनाई द मास्टरपीस, उसको दादा साहब फाल्के में 2 अवार्ड मिले। उसमें मैंने दिल्ली पुलिस SHO का किरदार भी निभाया। और वो थी जो छोटे बच्चों को मोलेस्टेट करते हैं चॉकलेट देके, या कुछ भी बहला फुसला के। उसका संदेश था, आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता हो, चाहे वो आपका कितना भी करीब है या आपका यार है, दोस्त है, कोई भी है, तो आप किसी के ऊपर भी इतना भरोसा मत करिए कि अपने छोटे अनजान अबोध बच्चों को किसी के साथ भी अकेला मत छोड़िए। उस पिक्चर का ये उद्देश्य था। उसके बाद हमने एक पिक्चर बनाई राइट क्लिक प्रोडक्शन के माध्यम से, हिंदी अखबार। क्यों आपने देखा होगा उत्तर भारत के लोगों के लिए पंजाब में बहुत सारी, जब मिसेस गांधी की हत्या हुई थी तो उसके बाद बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ बिहार और यूपी के लोग वहाँ जाके काम करते थे। तो होता क्या था कि वहाँ रेडियो पंजाबी होता था, अखबार पंजाबी में होता था, मैगजीन पंजाबी में होती थी, तो हिंदी का कुछ मिलता नहीं था। तो उसका जो किरदार है वो डॉक्टर आलोक प्रसाद खुद रहे वहाँ, तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी हुई। तो वो फील करते थे। एक बार उनको लगा कि जब उनके मदर फादर यहाँ आए तो वो संघर्ष की कहानी थी, उनको अपनी मदर को एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि हिंदी की अध्यापक थी, वो प्रिंसिपल थी, उनको हिंदी का मटेरियल कहाँ से लाए। तो उसमें पिक्चर में हमने ये दिखाया कि हिंदी की चीज़ें आप कहाँ से मैगजीन इकट्ठी करके ला रहे हो, उनके लिए न्यूज़पेपर ला रहे हो और चीज़ें इकट्ठी करके ला रहे हो। तो जब आपने माँ को वो चीज़ ला के दी तो माँ को कितनी खुशी हुई। दूसरा, वहाँ पंजाबी में क्या है कि उत्तर भारत के लोगों को भैया भैया बोलते हैं, वो बड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं वो। तो वहाँ पे एक फिल्म का किरदार जाता है लाला जी के पास कि लाला जी वो अरहर की दाल देना। तो कह रहे हैं कौन सी दाल होती है, तो वो कहते हैं वो पीली वाली। तो हमने बोला अरे रामू वो 1 किलो भैयों वाली दाल देना, गरीबों वाली दाल। मतलब पंजाब में हिंदी भाषी लोगों की ये स्थिति थी। अब तो शायद सुधर गई है। इसका ये भी उद्देश्य था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पिक्चर बनाई। उसके बाद हमने एक पिक्चर बनाई, एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया था कि हम प्लास्टिक बैन करेंगे। तो से नो टू प्लास्टिक के नाम से एक हमारी मूवी है 5 मिनट्स की। उसमें एक है प्लास्टिक बंद होना चाहिए, जिससे हमारी गाय जिसको आप माता के रूप में मानते हो वो खा के बीमार होती है, नालियाँ चौक हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें प्लास्टिक से। तो एक पिक्चर हमने, उसके बाद जब हमने 3-4 पिक्चर शॉट बना ली तब हमारी हिम्मत खुली।
फिर हमने एक अध्यात्म के ऊपर एक फीचर फिल्म बनाई जो हमने एमपी टूरिज्म के माध्यम से एमपी में शूट की थी। उसका पहले टाइटल था को अहम, मगर वो टाइटल हमें सरकार से नहीं मिला, तो फिर हमें सरकार ने उसका टाइटल दिया हु एम आई, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हमने लंदन में किया था और इंडिया में उसका जो प्रीमियर था वो आइनॉक्स मुंबई मलाड में हमने किया था। तो वो पिक्चर अभी जियो पे सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध है। आने वाली कोई मूवी जिसकी प्लानिंग चल रही हो? कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक सीरीज बनाई है, मगर आजकल ये जो आपकी विधा है ना फिल्म बनाने वाली, और तो इसमें बना तो आप लेते हो मगर उसको पर्दे तक लाना या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सीरीज बना चुके हैं मगर उसको लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बड़ी अच्छी सीरीज बनी है, कॉमेडी है, और फिर उसके बाद एक पिक्चर पे भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग बात की, आपने पूरे अभिनेता भी रहे हैं और आप नेता भी हुए हैं, आपको सोशल एक्टिविस्ट भी मानते हैं आपको। अभी हम लोग आपके बचपन की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था क्या, या कुछ और बनने का, या डॉक्टर बन गए? देखिए, हर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना वो सोचते हैं, उनको पहले ज़माने में क्या था कि हम तो पुराने ज़माने के लोग हो गए है ना, 50+ हो गए, तो तब लगता था डॉक्टर, इंजीनियर या बैंक में मैनेजर, तो ये बड़े ऐसे प्रोफेशन माने जाते थे कि जिसमें इज्जत भी होती है और आदमी का रेस्पेक्ट बहुत होता है। तो मदर फादर हमेशा से सोचते रहे होंगे, सोचते थे, और हर आदमी चाहता है बच्चा ज़्यादातर कि ऐसे होली प्रोफेशन में जाए। पर मेरा मानना ये था कि ये ऐसा प्रोफेशन है, इसमें आप लोगों की सेवा कर सकते हो, मानवता की, और डायरेक्ट सेवा कर सकते हो, क्योंकि फीस का तो एक मुद्दा बाद में आता है, मगर सबसे पहले तो आप सर्व कर रहे हैं। तो बचपन में पढ़ाई लिखाई हुई, पहले पढ़ा इंग्लिश मीडियम में मोंटेसरी में, फिर फादर क्योंकि ब्लॉक में थे, अधिकारी थे, तो उनका एक बार ट्रांसफ़र हो गया, तो हमें कुछ दिन नानी के यहाँ रहना पड़ा। तो नानी के यहाँ थोड़ा लंबा हो गया, फिर हमने 2 साल गांव के स्कूल में भी पढ़ाई की। पर वहाँ क्या हुआ, जब गांव के स्कूल में गए, हिंदी मीडियम था, तो वहाँ स्कूल टॉप किया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे। तो 2 साल हमने स्कूल टॉप करने की भी तमगा हमें उसी कारण मिला। फिर दोबारा फिर मथुरा में बचपन भी था, ग्रेजुएशन भी वहीं से किया, फिर आगरा कॉलेज से, फिर दिल्ली। तो ये जो सपना है ना, ये बेसिकली हमारे देश में पेरेंट्स देखते हैं बच्चों के लिए। अच्छा। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, उनको पता है कि हमें क्या करना है, पर पहले बच्चे तो माँ बाप ने कह दिया तुझे ये बनना है, तो उसके पीछे लग जाते थे, ये मान के चलिए आप। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे आपको स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में क्या खेलते हैं, कैसे? सर देखिए, पहले तो बच्चे कबड्डी खेलते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, दंड बैठक भी लगाते थे, मगर बाद में जब थोड़ा बड़े हुए तो जैसा आपको भी शौक होगा और जो दर्शक देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों को क्रिकेट का शौक है, क्योंकि ऐसा पॉपुलर गेम है। तो धीरे धीरे सीखना शुरू किया। पिच भी नहीं होती थी, और जहाँ भी लगता था घर के पास कोई ग्राउंड है तो बच्चे क्या करते, खुरपी लेके जाते थे, उसमें से घास साफ की, पानी डाला और उसको पिच बना दी, उसके ऊपर खेलते थे। शूज़ नहीं होते, चप्पल पहन के बॉलिंग करते थे। तो वहाँ से जब शुरू किया, फिर डिग्री कॉलेज में आए तो वहाँ की चीज़ें मिली, तो धीरे धीरे लगा कि इसमें तो आगे बढ़ा सकता है। तो मैं यूनिवर्सिटी खेला, उसके बाद फिर प्रोफेशन में आके 10-15 साल खेल से दूर हो गया। फिर जब साउथ दिल्ली रहता था तो आरपी एकेडमी है साउथ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया की शायद नंबर 1 एकेडमी है। तो वहाँ के जो मालिक थे वो पेशेंट थे, तो उन्होंने बोला सर आपको शौक है, आइए। फिर वहाँ से दोबारा खेलना शुरू किया। तो अभी भी यहाँ TNM एकेडमी है इंदिरापुरम में, तो वहाँ रेगुलर अजय शर्मा जी जो हमारे इंडियन क्रिकेटर थे वो उसके चीफ कोच हैं। तो इन सब के माध्यम में अभी भी कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 1 मैच खेला जाए, और डे नाइट दोनों मैचों का एक्सपीरियंस हो गया, और नेट पे जाने का मन करता है, तो उससे सारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग के काम एक लास्ट वापस उसी चीज़ पे आते हैं। आप डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर हैं, अभी हमारे दर्शकों को आँखों के बचाव के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा और? मैं सभी दर्शकों को आँखों के बचाव की कुछ गुजारिश करना चाहता, टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए, एक तो आँख को चोट से बचाना होता है, धूल से बचाना होता है, धुएं से बचाना होता है। फिर आपको आज के डेट में, आज के ज़माने में आप सारे लोग स्क्रीन पे हैं, तो कोशिश करिए कि जब आप स्क्रीन पे काम करते हैं, हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का एक अंतराल लीजिए, और 20 फीट दूर कोई भी चीज़ दूर अगर आप देखेंगे तो आँख की मसल्स थोड़ा रिलैक्स होगी, और आपको आँख पे जो होने वाली परेशानियाँ, आँख में खुजली होना, पानी निकलना और दर्द होना, इन सब चीज़ से आपको निजात मिलेगी। दूसरा, आप धूप में जाते हैं तो अच्छा सनग्लास यूज़ करिए, धूप से थोड़ा बचाव करिए, और खूब पानी पीजिए जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और आँखों को साफ पानी से धोइए, कभी भी गंदे पानी से आँखों को मत धोइए। और बार बार आँखों को धोना भी ठीक नहीं है। जब आप मुँह धोते हैं 1-2 बार दिन में बस अपनी आँखें धोइए। और कोई भी अगर आप काम करते हैं ना, स्ट्रेन से आँखों को बचाइए।
और अगर आप अपनी न्यूट्रिशन पूरा लेंगे, जनरल हेल्थ अच्छी रखेंगे, तो आपकी आँखें वैसे भी अच्छी रहेंगी। और अगर आपको आँख में कोई तकलीफ है तो आपके पास श्यामा सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल अवेलेबल है, तो यहाँ योग्य चिकित्सकों से आप सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर हेमेंद्र शर्मा जी, जिनसे हमने काफ़ी विस्तार से बात की और आँखों के बचाव के लिए उनके जीवन के बारे में। नमस्कार।